नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं आई न्यूज़ सुबह सवेरे और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और खबरों की शुरुआत करेंगे मिडिल ईस्ट में हो रहे जंग से। आज ईरान, अमेरिका, इस्राइल जंग का 16वां दिन चल रहा है। ये जंग 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई थी और अब तक बहुत तेजी से बढ़ चुकी है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने पहली बार पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने ईरान के पड़ोसी देशों से अपील की कि वो अमेरिकी मिलिट्री बेस बंद करें और हमलों का जवाब देते रहे। इधर खाड़ी देशों से एलपीजी लेकर आ रहे भारत के 2 जहाज सुरक्षित रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर गए हैं। ईरान ने एक दिन पहले इन जहाजों को गुजरने की अनुमति दी थी और अब ये भारत के पश्चिमी तट की ओर बढ़ रहे हैं। शिपिंग जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा के मुताबिक भारतीय झंडे वाले एलपीजी कैरियर शिवालिक और नंदा देवी ने शनिवार हॉर्मुज स्ट्रेट पार किया। दोनों जहाज कुल 92,700 टन एलपीजी लेकर भारत आ रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि दोनों जहाज गुजरात के मुंद्रा और कांडला बंदरगाह की ओर जा रहे हैं और इनके अगले 2 दिनों में भारत पहुंचने की संभावना है। ये दोनों जहाज उन 24 जहाजों में शामिल थे जो मिडिल ईस्ट में जंग शुरू होने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट के पश्चिमी हिस्से में फंस गए थे। बता दें कि इससे पहले भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली ने शुक्रवार को कहा था कि ईरान ने कई भारतीय जहाजों को इस जलमार्ग से गुजरने की अनुमति दी है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि कुल कितने जहाजों को अनुमति दी गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वेस्ट में पर्शियन गल्फ में 24 भारतीय फ्लैग वेसल्स थे। उसमें से 2 वेसल शिवालिक और नंदा देवी, ये भारतीय इंडियन फ्लैग वेसल थे। शिवालिक और नंदा देवी ये एलपीजी कैरी करते हैं, एलपीजी कैरियर्स हैं। इन्होंने आज अर्ली मॉर्निंग, देर रात में अर्ली मॉर्निंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस किया सेफली और ये भारतवर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। इनमें करीब 92,700 मेट्रिक टन एलपीजी है और इनका अराइवल पोर्ट मुंद्रा और कांडला होगा और इनकी एक्सपेक्टेड अराइवल डेट्स 16 मार्च और 17 मार्च होंगी क्रमानुसार। तो वहीं भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत लगातार बढ़ती ही जा रही है। अमेरिका, इस्राइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव का असर अब देश के कई राज्यों में दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर और कन्नौज में लोग रात से ही गैस एजेंसियों के बाहर लाइन में खड़े हैं, जबकि कई जगहों पर हंगामा भी हुआ। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भीड़ को देखते हुए गैस गोदामों पर पुलिस तैनात करनी पड़ी। बिहार, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में गैस न मिलने से होटल, रेस्टोरेंट लकड़ी और कोयले पर खाना बना रहे हैं और कई जगहों पर खाने के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। संकट के बीच कालाबाजारी और जमाखोरी भी बढ़ गई है। कई शहरों में 2,000 रुपए का कमर्शियल सिलेंडर 4,000 रुपए तक में बेचा जा रहा है। सरकार ने सप्लाई बढ़ाने का दावा करते हुए कई राज्यों में गोदामों पर छापेमारी शुरू की है। इसके बावजूद एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें और लोगों की परेशानी कम होती नहीं दिख रही है। तो सप्लाई ठप हो गई है सिलेंडर के लिए। गैस संकट से रसोई और बाजार प्रभावित हो रहे हैं। लोग कोयले और लकड़ी से खाना बनाने को मजबूर हो रहे हैं। गैस संकट से देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन सियासत के गढ़ इंदौर में तो नाम में बहुत कुछ रखा है। गली मोहल्ले के बाद अब इंदौर में खेल के मैदान का नाम बदलने पर सियासत शुरू हो चुकी है। इंदौर नगर निगम ने छोटा नेहरू स्टेडियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी के नाम पर रख दिया है, जिस पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। बदलने का सियासी मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि मध्य प्रदेश में खेल के नाम पर सियासी जंग शुरू हो गई है। मामला मध्य प्रदेश में सियासत के केंद्र कहे जाने वाले इंदौर से जुड़ा हुआ है। इंदौर नगर निगम की MIC बैठक में छोटा नेहरू स्टेडियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली
तो नई सियासी बहस भी शुरू हो गई। महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि इंदौर का ये स्टेडियम लंबे समय से छोटा नेहरू स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, लेकिन इतिहास में कहीं भी छोटा नेहरू नाम के व्यक्ति का जिक्र नहीं मिलता। ऐसे में छोटा नेहरू स्टेडियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी के नाम पर रख दिया गया है। एक छोटा स्टेडियम है जो कुश्ती के लिए हमने एरिना बनाया है और उसका नाम छोटा नेहरू था। मेरे को ये समझ में नहीं आता था कि ये कौन है, तो हमने आज उसका नाम शौर्य, स्वाभिमान और हिंद स्वराज के हमारे जो संस्थापक हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से किया है और वो अब छत्रपति शिवाजी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। मामला पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ है तो कांग्रेस भी कहां चुप बैठने वाली थी। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े नायकों के अस्तित्व को खत्म करने में जुटी हुई है। यही वजह है कि नेहरू के नाम से पहचाने जाने वाले स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है। हमें आपत्ति इस बात से कि महापौर जी ने जो लेके एक अमानवीय भाषा का प्रयोग किया नेहरू जी को लेकर। देखिए, नेहरू जी को छोटा बोलने से नेहरू जी छोटे नहीं हो जाते। नेहरू जी अपने आप में विशाल व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व है, तो नेहरू जी को लेकर स्वाभाविक कुंठा इनके जहन में रहती है और समय समय पर कुंठा बाहर निकल कर आती है। इनके बयान से स्पष्ट प्रदर्शित हो रहा है। यह पहला मौका नहीं है जब नाम बदलने की सियासत पर वार पलटवार देखने को मिला हो। इंदौर में इससे पहले भी गलियों और मोहल्लों के नाम बदलने पर सियासी बयानबाजी देखने को मिल चुकी है, लेकिन इस बार मुद्दा खेल के मैदान से जुड़ा है, जहां सियासी जंग शुरू हो गई है, जिसमें एक तरफ छत्रपति शिवाजी नजर आते हैं तो दूसरी तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंदौर से INS 24/7 के लिए महेश मिश्रा की रिपोर्ट। अब वक्त है सीएम राउंडअप का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 14 मार्च को कटनी जिले के बरही में किसान सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 243 करोड़ 22 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम के स्वागत में बरही क्षेत्र के लोगों ने 1 किलोमीटर लंबी आभार रैली भी निकाली। देखिए रिपोर्ट। कटनी जिले के दौरे पर पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विजयनाथ धाम मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन पूजन कर समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और आरोग्यपूर्ण जीवन की कामना की है। इसके बाद आभार रैली में भी सीएम शामिल हुए। किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। चाहे किसान हो, लाडली बहना हो, हर वर्ग के कल्याण के लिए। और जहां मैं बात कर रहा हूं ये तो कटनी का क्षेत्र है। परमात्मा की विशेष कृपा इस क्षेत्र में है। हर तरफ सोना उगलती धरती, सोने की फसल जैसा आपका आशीर्वाद। इसीलिए हमने निर्णय किया है, चाहे जो करना पड़े, प्रत्येक गांव तक सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे, प्रत्येक गांव तक। और आगे बढ़ते हुए अब नया समय सीजन जब खेती का आएगा तो रात में नहीं, दिन में लाइट मिलेगी किसान को। दिन में जोरदार बधाई दे रहा हूं आप सबको। इस दौरान मुख्यमंत्री क्षेत्र को बड़ी सौगात देते हुए 243.22 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। किसान सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री कृषि और उससे जुड़े विभागों के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी सीएम ने किया। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल। राजधानी भोपाल के RD मेमोरियल कॉलेज में इफ्तार पार्टी का वीडियो वायरल होने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने इस्लामीकरण का आरोप लगाया, जबकि कॉलेज प्रशासन और छात्राओं ने कहा कि किसी पर दबाव नहीं था और सभी त्योहार मिलकर मनाए जाते हैं। वहीं इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट। इलाके में स्थित
आरडी मेमोरियल कॉलेज में पिछले दिनों हुई इफ्तार पार्टी को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। मुस्लिम छात्र छात्राओं और स्टाफ के साथ हिंदू छात्राएं भी इफ्तार में शामिल दिखाई दी। वीडियो वायरल होने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज कैंपस घेर लिया। उन्होंने कॉलेज गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया और आरोप लगाया कि कॉलेज में इस्लामी जिहाद फैलाया जा रहा है। हिंदू संगठनों का प्रदर्शन इतना तेज था कि पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। हम इसका विरोध करते हैं। आरडी मेमोरियल कॉलेज के संचालक से ये जानना चाहते हैं कि किस बेस पर क्या पढ़ाई के साथ साथ अब ये भी कराएंगे, क्या लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम देने में आप सहयोगी बनना चाहेंगे? हिंदू लड़कियों को मुस्लिमों से दोस्ती कराकर आप क्या लव जिहाद कराना चाहते हैं? ये हिंदुत्व समिति इसका विरोध करती है। आरडी मेमोरियल कॉलेज ध्यान दे, उसको हम चेतावनी देते हैं। इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि कॉलेज में इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। आरडी मेमोरियल कॉलेज हो या अन्य शिक्षण संस्थान हो, इनको जरा गंभीरता से इस बारे में विचार करना चाहिए कि किस चीज की अनुमति देना और किस चीज की अनुमति नहीं देना। अगर इस तरह की आपने अनुमति दी है तो गलत किया है, और बिना अनुमति के किया है तो ऐसे सारे लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करिए, FIR दर्ज करिए। लंगर भी होते हैं इस देश में भंडारे भी होते हैं और इस देश में रोजा अफ्तार भी होते हैं। इन सभी आयोजनों में बच्चे भी जाते हैं, बुजुर्ग भी जाते हैं और हर वर्ग शामिल होता है। ऐसे त्योहारों पर और ऐसे रोजा अफ्तार और भंडारों पर राजनीति करना मुझे लगता है ये शोभा नहीं देता है रामेश्वर शर्मा जी को। वहीं कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि यहां सभी त्योहार मनाए जाते हैं। होली भी मनाई गई थी। किसी विद्यार्थी को जबरन त्योहार मनाने के लिए दबाव नहीं बनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज भोपाल। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर गाय और गौवंश की राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस सरकार की गौधन न्याय योजना और गौठान मॉडल के मुकाबले अब भाजपा सरकार गौधाम योजना लेकर आई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर जिले के तखतपुर ब्लॉक के लाखासार से गौधाम योजना की शुरुआत कर दी है। सरकार का दावा है कि इससे निराश्रित और घुमंतु गौवंश को सुरक्षित आश्रय मिलेगा, जबकि कांग्रेस इसे केवल नाम बदलने की राजनीति बता रही है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में निराश्रित और सड़कों पर घूमने वाले गौवंश के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने गौधाम योजना शुरू करने का फैसला किया है। योजना की शुरुआत बिलासपुर जिले के तखतपुर ब्लॉक के लाखासार से की जा रही है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश भर के गौधामों का शुभारंभ करेंगे। राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर विकास खंड में 10 गौधाम बनाने का है, यानी पूरे प्रदेश में कुल 1460 गौधाम स्थापित किए जाएंगे। हर विकास खंड में 10 गौधाम। प्रदेश में कुल 1460 गौधाम का लक्ष्य। पहले चरण में 152 गौधाम। 36 को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। 116 गौधाम स्वीकृति की प्रक्रिया में। सरकार का कहना है कि गौधाम बनने से निराश्रित पशुओं को सुरक्षित आश्रय मिलेगा। यहाँ पशुओं के लिए चारा, पानी और स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था होगी। साथ ही सड़कों पर घूमने वाले पशुओं की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं में भी कमी आने की उम्मीद है। दरअसल पिछली कांग्रेस सरकार के समय गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश भर में गौठान बनाए गए थे। इस योजना के तहत गोबर खरीदी कर ग्रामीणों और पशुपालकों को आर्थिक लाभ देने का वादा किया गया था। तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला मॉडल बताया था। गौधाम योजना को लेकर कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार ने गोधन न्याय योजना बंद कर ग्रामीणों की आय छीन ली है। भाजपा केवल नाम बदलकर योजनाओं को पेश कर रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस सरकार के समय गौठानों के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। भाजपा का दावा है कि नए गौधाम योजना के जरिए प्रदेश में गौवंश संरक्षण को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। गांव वालों के सहयोग से गौठान बनाए गए थे। गांव वाले ही इसके देखरेख कर रहे थे और इस लगभग 15 लाख से अधिक पशुधन इससे संरक्षित हो गए थे। अभी जो एक गोधाम बनाए हैं उसमें एक गोधाम में 200 गायों को रखने की व्यवस्था की गई है। अभी 29 गोधाम का आज उद्घाटन कर रहे हैं वर्चुअल। 1400 का इनका लक्ष्य है।
यदि पूरा 1401 पूरा कर लेंगे तब बमुश्किल से 2000 पशु को संरक्षित कर पाएंगे। कांग्रेस देखते जाए, कांग्रेस के पास ढोल पीटने के अलावा और क्या बचा है, वो ढोल पीटते जाए। छत्तीसगढ़ में गाय और गौवंश हमेशा से सियासत का अहम मुद्दा रहे हैं। ऐसे में गौठान बनाम गौधाम की यह बहस अब सिर्फ योजनाओं की नहीं बल्कि राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई भी बनती नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के गौठान मॉडल और भाजपा के गौधाम मॉडल में से कौन सा मॉडल जमीन पर ज्यादा असर दिखाता है। गौरव शर्मा, रायपुर। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में नक्सलवाद के खात्मे का दावा किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की डेडलाइन के बाद लगातार ऑपरेशन तेज हुए हैं। सरकार इसे अंतिम लड़ाई बता रही है, लेकिन इसी बीच नक्सलियों का एक कथित पत्र सामने आया है जिसमें भारत से पृथकता की मांग करते हुए आत्मसमर्पण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने गृह मंत्री की तुलना देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल से कर दी है, जिस पर अब सियासत गर्म हो गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के जंगलों में कभी खौफ का दूसरा नाम नक्सलवाद अब सरकार के दावों के मुताबिक अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन तेज हैं। एक तरफ लगातार एनकाउंटर में नक्सली ढेर हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई नक्सली हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही साफ कर दिया था, मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा। अब उसी डेडलाइन को लेकर सरकार के तेवर और भी आक्रामक नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच नक्सलियों का एक कथित पत्र सामने आया जिसमें भारत से पृथकता की मांग दोहराते हुए आत्मसमर्पण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। यानी जंगल से निकलती गोलियों के साथ अब शब्दों की जंग भी जारी है। सरकार इसे नक्सलियों की बौखलाहट बता रही है, तो सुरक्षा एजेंसियां इसे आखिरी छटपटाहट मान रही हैं। और देश के हमारे ऐसे गृह मंत्री जो सरदार पटेल जी के बाद जो है पहला ऐसा गृह मंत्री हुए हैं जिन्होंने पूरे एक लक्ष्य लेकर के उन्होंने काम किया और इतना बड़ा इनिशिएटिव लेकर के उन्होंने जो कमिटमेंट था उसको पूरा किया और उनके मार्गदर्शन में नक्सलवाद छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि दुनिया के नक्शे से समाप्त हो। इस बीच सियासत में बयानबाजी का बारूद भर गया। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तुलना सीधे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल से कर दी। मंत्री का कहना है कि सरदार पटेल के बाद अगर किसी गृह मंत्री ने इतना बड़ा लक्ष्य तय कर उसे पूरा करने का साहस दिखाया है तो वो अमित शाह है। यानी भाजपा के मुताबिक नक्सलवाद के खिलाफ ये सिर्फ ऑपरेशन नहीं बल्कि इतिहास लिखने की तैयारी है। लेकिन कांग्रेस को ये तुलना रास नहीं आई। विपक्ष ने कहा कि ये तो चाटुकारिता की पराकाष्ठा है। सरदार पटेल के नाखून के बराबर भी नहीं है अमित शाह। जोड़ तोड़ करना, खरीद फरोख्त करना, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करना, वो सरदार पटेल की बराबरी कहाँ कर पाएंगे। जिन सरदार पटेल ने 400 से अधिक राजे रजवाड़ों को इस अखंड भारत में सम्मिलित किया था, जो सरदार पटेल इस देश के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रध्वजवाहकों में एक थे, उनसे यदि अमित शाह की तुलना की जाती है तो मैं समझता हूँ कि चाटुकारिता की पराकाष्ठा है। छत्तीसगढ़ में जंगलों में चल रही गोलियों की लड़ाई अब सियासत के मैदान में बयानबाजी की जंग बन चुकी है। सवाल ये भी है, क्या सच में मार्च 2026 नक्सलवाद का आखिरी अध्याय होगा या फिर सियासी दावों और जमीनी सच्चाई के बीच का फासला अभी बाकी है। INS 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छत्तीसगढ़ सहित देश विदेश की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।